नमस्कार, मैं शकील अहमद, व्याख्याता इतिहास स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है शकील सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप लोगों से बात कर रहा था यहां पर राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास के अंदर पहला चैप्टर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं मैं पूर्ण कर चुका हूं, ठीक है, जिसके पिछले 6 वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित सारे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बता दिया था पहले ही चैप्टर में सारा सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग अब चलें तो प्राचीन सभ्यताएं हो चुकी है, वैदिक काल हो चुका है। वैदिक काल के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं महाजनपद काल पर, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं टॉपिक बता देता हूं आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। एक तो इस क्लास में आपको जनपद काल पढ़ाने वाला हूं, मौर्य काल पढ़ाने वाला हूं, गुप्त काल, फिर हर्षवर्धन काल और राजपूत काल, ठीक है। एक क्रम से हम इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। चलिए, शुरुआत पहले मैं जनपद काल से करता हूं। देखिए, महाजनपद काल की बात मैं आपसे करता हूं। पहले क्या है महाजनपद काल, इसका समय क्या है, मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूं। देखिए, मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया था देखिए, तो मैंने आपको जो वैदिक काल पढ़ाया, तो इस वैदिक काल के अंदर, एक सेकेंड, इस वैदिक काल के अंदर मैंने इसके 2 पार्ट किए थे। वैदिक काल को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। इसका जो शुरुआती समय था, ये मैंने इसको नाम दिया था ऋग्वेद काल, ठीक है, ये हो गया ऋग्वेद काल। और बाद का जो समय था, इसको हमने नाम दिया है उत्तर वैदिक काल, ठीक। चलिए देखिए जरा, अब बात करता हूं मैं ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल में प्रशासनिक व्यवस्था की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ऋग्वेद काल में प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो ग्राम होती थी, गांव। ग्राम से मिलकर बनता था विश, ठीक है, ग्राम से मिलकर बनता था विश। और जब बहुत सारे विश मिल जाते आपस में तो उनसे मिलकर बनता था जन। यानी सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम से मिलकर विश, और विश से मिलकर बनता था जन। यानी ऋग्वेद काल की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई क्या होती थी? जन होती थी। उत्तर वैदिक काल के आते आते क्या हुआ, ये ऋग्वेद काल के जो छोटे छोटे जन थे, छोटे छोटे जो जन थे, उत्तर वैदिक काल में आकर ये आपस में मिलने लग गए, ठीक है। और छोटे छोटे कई सारे जन 2, 3, 4 आपस में मिलकर ये कहलाए जनपद। क्या कहलाए? जनपद कहलाए, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें वैदिक काल जहां खत्म होता है, ठीक, वैदिक काल जहां खत्म होता है 600 ईसा पूर्व में, वहां पर अब बहुत सारे जनपद आपस में मिलने लगे। और इन जनपदों के आपस में मिलने से अब बनने लगे महाजनपद, ठीक है, महाजनपद बनने लगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं महाजनपद काल की, तो इसका समय माना जाता है 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में जाते समय हमारा महाजनपद काल शुरू होता है। आप इसको सीक्वेंस में अगर समझें तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने आपको यहां पर पहले सिंधु घाटी सभ्यता बताई, मैंने कहा पहले पाषाण काल आया, पाषाण काल के बाद फिर हमारा यहां पे ताम्रलिन सभ्यताओं का एक समय आता है। इसी क्रम में मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक। देखिए जरा, मैंने आपसे कहा था कि पहले यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो दौर रहा, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो समय रहा है, ठीक है, खात्मे का, यह माना जाता है 1750 ईसा पूर्व में। 1750 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। इसके बाद फिर भारत में एक दूसरी सभ्यता विकसित होती है, वैदिक सभ्यता, ठीक है, जिसको हमने वैदिक काल नाम से पढ़ा। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में शुरुआत होती है और 600 ईसा पूर्व तक आते आते वैदिक काल भी खत्म होता है। और वैदिक काल जहां खत्म हो रहा है 600 ईसा पूर्व में, यहां पर अब जो नया दौर शुरू हो रहा है, हम इसको बोल सकते हैं महाजनपद काल। यानी महाजनपद काल जो है यह 600 ईसा पूर्व में शुरू माना जाता है। एक तो यही सवाल बनता है कि महाजनपद काल कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व कह दीजिए या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको वापस लेके आता हूं टॉपिक पर, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि हमारे यहां पर पहले जनपद होते, फिर वो बड़े बड़े महाजनपदों में बनते चले गए। अब 600 ईसा पूर्व अगर हम बात करें तो भारत में कितने महाजनपद होते थे, इनके बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमतौर पे एग्जाम में पूछा जाता है कि यहां पे ये जो 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी हमें मिलती कहां है। तो देखिए, इसमें 2 ग्रंथ हैं, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र और एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय।
इन दो ग्रंथों में हमें इन 16 महाजनपदों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है हमारा अंगुत्तर निकाय, ये दो ग्रंथ हैं जिनसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, लेकिन ज्यादा जो ऑथेंटिक लिस्ट मानी जाती है वो अंगुत्तर निकाय मानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो 16 महाजनपदों की लिस्ट है वो ज्यादा प्रमाणिक लिस्ट मानी जाती है इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, चलिए तो महाजनपद काल में आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आरएएस एग्जाम में भी हमसे यह प्रश्न पूछा गया है प्री एग्जाम के अंदर कि भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से किस को जाना जाता है, तो महाजनपद काल को। देखिए, अगर ये द्वितीय नगरीय क्रांति है तो इसका मतलब पक्का कोई प्रथम नगरीय क्रांति भी होगी, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसका जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो वो है प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जितने भी हमको नगर मिलते हैं वो सब, कह सकता हूं कि जितने भी हमको अवशेष मिलते हैं वो सब नगरीय सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक काल आता है, वैदिक काल पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी, और वैदिक काल के खत्म होते होते 600 ईसा पूर्व के समय तक एक बार फिर से महाजनपद काल में पुनः भारत में नगरों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार अगर हम देखें तो महाजनपद काल हमारा द्वितीय नगरीय क्रांति के तौर पे जाना जाता है। ठीक, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मेरा जो टॉपिक है यहां पर वो महाजनपद काल का नहीं है। भारतीय इतिहास में तो महाजनपद काल अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं फिलहाल बात करना चाहता हूं कि जब महाजनपद काल की हम बात करते हैं तो उस महाजनपद काल के अंदर कौन कौन से जनपद राजस्थान में मौजूद थे और उन जनपदों में क्या क्या राजधानियां थी, उन जनपदों का विस्तार किन किन जिलों में मौजूद था। तो यहां से हमारा एक प्रश्न बनता है, तो इस संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक मैं चित्र आपको दिखा देता हूं, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मैंने दी है। वैसे इंडियन हिस्ट्री में इस चीज को मैंने कहा डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिए पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान तक का हिस्सा, कंबोज, नीचे अगर चले हम ये गांधार जनपद कहलाता था। ये आप देखें गंगा और यमुना के पास कुरु है, ये शूरसेन जनपद था, मत्स्य जनपद था। ठीक है, राजस्थान में मत्स्य जनपद हमें मिलता है। अवंती था, इसके अलावा देखें पांचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल, अंग, काशी, वत्स, चैदी, मगध और अश्मक, ये 16 महाजनपद हमारे हुआ करते थे 600 ईसा पूर्व में। लेकिन आगे चलकर अगर हम बात करें मौर्य काल तक, तो हुआ ऐसा कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जिसका नाम है मगध, देख सकते हैं आप ये आज का जो बिहार झारखंड वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, यहां पर काफी बड़ा इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो मगध महाजनपद एक ऐसा महाजनपद निकला जो अन्य सभी महाजनपदों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। कहता है ना कि जिस प्रकार समुद्र में एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार यहां अगर हम चलें भारतीय इतिहास में तो मगध महाजनपद ने क्या किया, इन तमाम बाकी जनपदों को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया। ठीक है, सबको इनको अपने अंदर शामिल कर लिया, और इस काम को शुरुआत की थी हर्यक वंश के राजा सम्राट बिंबिसार ने। बाद में आगे चल के नागवंश के शासकों ने इस काम को आगे बढ़ाया, और सबसे महत्वपूर्ण सफलता यहां जो मिलती है वो मिलती है मौर्य शासकों को। अभी मैं मौर्यों की बात आपसे करूंगा, तब मैं डिटेल में इसकी बात आपसे करने वाला हूं। ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ये पूरा अफगानिस्तान से लेकर और ये कर्नाटक तक का हिस्सा, और पूर्व में बंगाल तक का हिस्सा, उत्तर में कश्मीर तक का हिस्सा, ये एक विशाल मौर्य साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, तो मगध महाजनपद जो है इन सभी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। चलिए, तो ये तो महाजनपद की बात आती है। अब कौन कौन से जनपद राजस्थान में मौजूद थे मैं उनकी जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए जरा, इस टेबल के अंदर मैंने सारी जानकारी दे दी है। सबसे पहले बात करते हैं शूरसेन जनपद की। शूरसेन जनपद जिसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। शूरसेन जनपद जो था इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। मथुरा जैसा कि आप जानते हैं आजकल ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, मथुरा, तो शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। और इस शूरसेन जनपद के अंदर आज का राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो हिस्सा है मुख्यतया ये शूरसेन जनपद के अंतर्गत सम्मिलित होता था। इसी प्रकार अगर हम बात करें मालव जनपद की, तो मालव जनपद जो था इसकी राजधानी मानी जाती है नगर। नगर नाम का कस्बा आजकल ये टोंक में पड़ता है। और जहां तक बात आती है मालव जनपद के क्षेत्र में, तो मालव जनपद का विस्तार कोटा,
ठीक है, झालावाड़, टोंक, बूंदी, इन पूरे जिलों के अंदर यहां पर मालव जनपद का विस्तार हमें मिलता था। ठीक, इसके अलावा मत्स्य जनपद की अगर हम बात करें तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी ये थी विराटनगर। विराटनगर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, विराटनगर आजकल जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो मत्स्य जनपद राजधानी विराटनगर थी और मुख्यतः आज का जयपुर, अलवर, दौसा का बड़ा हिस्सा यह मत्स्य जनपद के अंदर सम्मिलित हुआ करता था। जांगल प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, तो जांगल प्रदेश की राजधानी हमें मिलती है अहित छत्रपुर। ध्यान रखें, अहित छत्रपुर वर्तमान में जिसे हम नागौर कहते हैं, इस नागौर का प्राचीन नाम हमें मिलता है अहित छत्रपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें जांगल प्रदेश का विस्तार हमें बीकानेर, नागौर में भी मिलता है। आगे चलकर मैं आपको बीकानेर रियासत का इतिहास बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बीकानेर रियासत के जो शासक हैं उनकी उपाधि होती है जय जांगलधर बादशाह, यानी वो लोग जांगलधर बादशाह अपने आप को कहते थे। और जांगलधर बादशाह इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में बीकानेर क्षेत्र को हम जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। चलिए, इसके बाद एक और जनपद का उल्लेख हमें मिलता है योधे जनपद। देखिए, योधे जनपद जो था इसकी जानकारी हमें मिलती तो है काफी जगह, लेकिन इसकी राजधानी को लेकर थोड़ा विवाद है इतिहासकारों में, इसलिए इसकी इतिहासकारों ने राजधानी में विवाद है, कोई फिक्स नहीं कर पाए इसको कहीं पर। यह तो हमें मालूम है कि आज का गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र योधे जनपद में सम्मिलित था, लेकिन राजधानी क्या थी इसको लेकर इतिहासकारों में भारी विवाद की स्थिति है, इसलिए इसकी राजधानी वाला कॉलम जो है हमने यहां पर खाली छोड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद आते हैं अबुर्द देश पर। अबुर्द देश इसी अबुर्द से बिगड़कर आज हो गया है आबू। अंग्रेज यहां पे आए तो उन्होंने इसमें माउंट शब्द और जोड़ दिया, बन गया माउंट आबू, लेकिन प्राचीन काल में आप देखें इसे हम अबुर्द देश के नाम से जानते थे। इसकी राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती। वर्तमान में जो माउंट आबू क्षेत्र है इसको हम चंद्रावती के नाम से जानते थे, और जो सिरोही का इलाका है पूरा, यह पूरा क्षेत्र अबुर्द देश कहलाता था। ध्यान रहे, चंद्रावती को लेकर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। झालावाड़ का प्राचीन नाम भी, जो झालावाड़ जिला है उसका प्राचीन नाम भी आपको चंद्रावती मिल जाता है, और यहां पे माउंट आबू जो है यहां पर भी चंद्रावती, अबुर्द देश की राजधानी चंद्रावती, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अबुर्द देश की राजधानी भी चंद्रावती थी, झालावाड़ का प्राचीन नाम भी चंद्रावती हमको मिलता है। चंद्रावती की जहां तक बात करें तो चंद्रावती 11वीं शताब्दी में परमार राजपूतों की राजधानी भी रही है, जिसकी चर्चा मैं आपसे आगे भी करूंगा इतिहास में। इसके अलावा देखें तो एक जनपद और हमें मिलता है शीवी जनपद। शीवी जनपद, और शीवी जनपद का उल्लेख हमें ग्रीक साहित्य में भी मिलता है। ग्रीक साहित्य में शीवी को कहा गया है सिवोई, ध्यान रखने वाली बात है। इसकी राजधानी थी मध्यमिका। जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें इसका नाम मध्यमिका मिलता है, और जो जैन ग्रंथ हैं उन जैन ग्रंथों में इसका नाम मध्यमिका मिलता है। ठीक है, और आज का चित्तौड़गढ़, उदयपुर जो क्षेत्र है ये पूरा ये पूरा क्षेत्र सीवी जनपद के अंदर शामिल था। अब बात आती है ग्रीक साहित्य में इसका उल्लेख मिल रहा है, याद करिए। देखिए, मैंने आपको बताया था यहां पर एक हिंद यवन शासक यूनानी राजा मिनांडर के बारे में। मैंने आपसे कहा था मिनांडर ने 150 ईसा पूर्व में मध्यमिका पे अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और यूनानियों को ही आप क्या बोलते हैं, ग्रीक बोलते हो। ठीक है, यूनानियों को ही आप क्या बोलते हैं, ग्रीक कह देते हैं। तो इसीलिए आप देखें ग्रीक साहित्य में हमें किसका उल्लेख मिलता है, शीवी जनपद का, क्योंकि यहां पे यूनानी राजा मिनांडर अपना राज्य स्थापित कर रहा है। तो ध्यान रखना है, शीवी जनपद हम उसको बोलते हैं, लेकिन ग्रीक साहित्य में उसका नाम मिलता है सिवोई, राजधानी मध्यमिका। ठीक है, जैन साहित्य में मध्यमिका, और आज का इलाका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये इस शीवी जनपद के अंदर सम्मिलित था। ठीक है, तो कुछ ये जनपद थे जिनका उल्लेख हमें राजस्थान के संदर्भ में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको मौर्य काल के बारे में ले चलता हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा इतिहास को मैं क्रम से आपको जोड़ते हुए चलता हूं। ये महाजनपद काल, मैंने कहा कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में मगध जो जनपद था वो एक ऐसा जनपद हुआ कि वहां उसने सारे अन्य महाजनपदों को अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, मैंने कहा मगध में सबसे पहले हर्यक वंश के शासक बिंबिसार आते हैं। ठीक है, फिर अजातशत्रु आते हैं, काफी शक्तिशाली शासक हुए। नागवंश के शासकों ने मगध को और विस्तार दिया, और सबसे बड़ी सफलता यहां मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को मिलती है। या कह सकते हैं हम कि मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, इनका जो नाम आता है वो है चंद्रगुप्त, और मौर्य, ये जो मौर्य नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य,
देखिए, माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनकी माता का नाम था मुरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा है और मुरा का पुत्र होने की वजह से मौर्य कहलाता है। ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं जब लोग अपनी माता के नाम पर, आप देखें, लोग अपने नाम रख लेते हैं। जैसे इसी प्रकार अगर हम बात करें, कुंती के पुत्रों को कौंतेय कहा जाता है। जो हमारे कर्ण है महाभारत में, राधा ने चूंकि उसका पालन पोषण किया तो हम उसे राधेय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप देखें, चंद्रगुप्त मौर्य मुरा का पुत्र, इसलिए मौर्य कहलाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। वैसे तो मौर्य जो है, यह भारत में एक बहुत बड़ा अपने आप में इतिहास है। भारतीय इतिहास के अंदर में इसकी बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए, यहां पर आज का जो उत्तर प्रदेश है, ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का हिस्सा है। ठीक है, ये एक जमाने में यहां पर मगध जनपद हुआ करता था। ये हो गया आपका मगध। ठीक है, इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, जिसको आजकल हम पटना कह देते हैं, कुसुमपुर भी इसका नाम मिलता है। तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुआ करती थी और यहां पर एक राजा शासन करते थे नंद वंश के, जिनका नाम था सम्राट धनानंद, जो बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और उसी वक्त अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में आजकल पेशावर जगह है, यहां लाहौर के पास पेशावर। पेशावर में, इस क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। इस छोटे से राज्य का नाम था आंभी। देखिए, यहां एक छोटा सा राज्य था, इस राज्य का नाम था आंभी। और आंभी जो देश था, उसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला। ठीक है, राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला। और यह तक्षशिला जो है, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राजा तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य हुआ करते थे चाणक्य। वैसे देखा जाए तो आचार्य चाणक्य का जो मूल नाम है वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक है, इनको हम चाणक्य कहते हैं। कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि इनके पिता का नाम चाण था, चाण की वजह से इनका नाम चाणक्य पड़ जाता है। और इनका एक नाम और भी है, कौटिल्य। कहते हैं कि राजनीति में कुटिल चाल चलने में माहिर थे, इस वजह से लोग इन्हें कौटिल्य नाम से भी जानते थे, लेकिन वास्तविक नाम इनका आता है विष्णुगुप्त। तो माना जाता है कि यहां पर यूनानी लोगों का हमला होना शुरू हो गया। ठीक है, यूनानी लोगों ने यहां पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो हमारे जो चाणक्य थे आचार्य, इनको लगता है कि अगर यूनानी लोग बाग यहां से आगे बढ़ जाएंगे तो भारत पर इन लोगों का कब्जा हो जाएगा। तो क्यों ना इनको भारत में घुसने से पहले इनको यहीं पर, जो भारत की जो सीमाएं हैं, ये खैबर दर्रा वगैरह जो हिंदू कुश पर्वतमाला आपको मिलती है, क्यों ना इनको यहीं रोक दिया जाए, हिंदू कुश के इधर आने से ही रोक दिया जाए भारत की तरफ। ठीक है, अब इसके लिए आंभी जो राजा है वो तो बहुत कमजोर है, वो इस काम को नहीं कर सकता। तो यहां पे चाणक्य ने, कहते हैं कि मगध नरेश, चाणक्य आते हैं तक्षशिला से पाटलिपुत्र, और मगध के जो राजा हैं जिनका नाम मिलता है धनानंद, उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन धनानंद जो थे बहुत ही विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कहते हैं कि सम्राट धनानंद ने भरी सभा में चाणक्य जो थे उनका अपमान कर दिया, और यहां पर अपमानित होकर माना जाता है कि आचार्य जो चाणक्य हैं वो एक प्रण लेते हैं। वो प्रण ये लेते हैं कि जब तक मैं नंद वंश का खात्मा मगध से नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा, शिखा चोटी को बोलते थे, तो तब तक मैं अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार इस प्रण को लेकर हमारे जो चाणक्य हैं, माना जाता है मगध से वो लौटने लगे। और लौटते समय माना जाता है कि जो विंध्याचल पर्वतीय प्रदेश है यहां पर मध्य प्रदेश में, तो कहते हैं कि विंध्याचल पर्वतीय प्रदेश में कहीं एक गांव में आचार्य चाणक्य रुक गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लग गए। यहीं पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे, जो एक पेड़ के नीचे खेल खेल रहे हैं। उस खेल का नाम है राजकीलम। सामान्यतः जैसे आजकल हम बोलचाल में चोर सिपाही वाला खेल खेल बोल देते हैं। तो आचार्य चाणक्य उन बच्चों के उस खेल को बड़े गौर से देखता है, और उस खेल में देखता है कि एक लड़का है, उस लड़के का नाम चंद्र है, चंद्रगुप्त, जो राजा बना हुआ है, और बाकी बच्चे चोर सिपाही बने हुए हैं। आचार्य चाणक्य उस बच्चे को देखकर, जो राजा बनकर यहां पे खेल खेल रहा है, उस बच्चे को देखकर बहुत प्रभावित हुए, और उनको लगता है कि इस बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए तो ऐसे आगे चलकर भारत का एक बड़ा मैं जो है सम्राट बना सकता हूं।
ऐसी आचार्य चाणक्य की सोच थी। आचार्य चाणक्य उस बच्चे के पास जाते हैं और उस बच्चे से पूछताछ करते हैं कि आप कहां रहते हैं। तो माना जाता है चंद्र उन्हें अपनी माता के पास ले गया। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता है वो अपने भाई के यहां यानी चंद्रगुप्त मौर्य अपने मामा के यहां रहा करता था। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 पण उस जमाने में राज की मुद्रा होती थी, चांदी के सिक्के को बोलते थे। कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने 1000 चांदी के सिक्कों के बदले इस चंद्रगुप्त को खरीदा उनकी माता से और खरीद कर उसे अपने साथ कहां ले आए, उसे तक्षशिला ले आए, तक्षशिला विश्वविद्यालय ले आए। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया लिखाया और उसे हर तरह की शिक्षा दीक्षा दी। और यहीं पर आप देखें समय बीतता चला गया। चाणक्य हर तरीके से अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित जो है या कह सकता हूं प्रशिक्षण अच्छे से अच्छा उसे उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छे योग्य शासक के लिए बहुत जरूरी होता है। अब ऐसे समय में यहां पर एक मौका मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को। पहले मैं ये लाइनें हटा देता हूं फिर मैं समझाता हूं। यहां ऐसे समय में आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। यह घटना है 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का हमला हो जाता है, ठीक है, भारत पर सिकंदर का हमला हो जाता है। एक सेकंड देखिए, यहां अगर हम बात करें तो अब भारत पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का हमला हो चुका है और यहीं पर आप देखें आंभी जो राजा है, इस आंभी नरेश ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए और सिकंदर का साथ देना शुरू कर दिया। इसीलिए आंभी नरेश को भारत का पहला जो है हम लोग बाग देशद्रोही शासक भी मानते हैं, ठीक है। आंभी नरेश आ गया, सिकंदर से बगैर लड़े उसके जो है आत्मसमर्पण कर दिया और उसके साथ मिलकर भारत में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इस मौके पे माना जाता है सिकंदर जब भारत में हमला करता है तो सिकंदर जो है वो पंजाब तक आगे बढ़ गया। सिकंदर ने क्या किया, पंजाब तक, देखिए ये हटा देते हैं। इन हमलों के दौरान सिकंदर क्या करता है, अपने आगे विस्तार करता है और यह पंजाब में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। पंजाब के अंदर माना जाता है जो हमारा जो ये जो रावी व्यास वाला जो हिस्सा है, चिनाब झीलम वाला, सॉरी चिनाब झीलम वाले हिस्से के अंदर ये पहुंच जाता है। इस तरीके से सिकंदर पंजाब तक पहुंच जाता है। लेकिन पंजाब से आगे सिकंदर की सेनाओं ने बढ़ने से इनकार कर दिया। देखिए इनकार क्यों कर दिया, उसके पीछे दो बातें आती हैं। यूनानी लोग तो ये कहते हैं इतिहासकार कि सिकंदर की सेना जो है वो कहती है कि हमें बहुत लंबा समय हो चुका है और एक लंबे समय के बाद भी हम अपने घर वालों से नहीं मिल पा रहे, काफी बड़ा इलाका हमने जीत लिया, तो ऐसा करते हैं अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब वापस हमें घर लौटना है। काफी लंबे समय से ये लोग घर से दूर थे, तो इस तरीके से उन्होंने घर जाने की जिद पकड़ ली। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें यही, तो मैं समझता हूं कि यहां पे लौटना ये कारण नहीं था, ये तो यूनानी लोगों ने अपनी कमी को छुपाने के लिए शायद ये बात कही है। देखिए ये जो मगध जो यहां पे जनपद था बहुत ही शक्तिशाली था। हालांकि धनानंद यहां का कमजोर राजा था, धनानंद जो है विलासी प्रवृत्ति का था, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो मगध एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की फौज मगध के पास उस जमाने में थी। यहां सिकंदर ने जब पंजाब पे हमला किया था तो उसका हमला या कह सकता हूं कि उसका सामना हुआ था एक राजा के साथ जिसका नाम मिलता है पोरस। पोरस से भी बहुत भयंकर युद्ध हुआ सिकंदर का। माना जाता है इस युद्ध में सिकंदर को बहुत जबरदस्त हानि उठानी पड़ी। तो यहां पर सिकंदर की सेनाओं को लगता है कि जब पोरस जैसे छोटे से राजा के सामने इतनी मुश्किलें हमें सामने पेश आई हैं और अब इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मगध जहां का राजा के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की फौज है तो उसके शायद सामने हम टिक नहीं पाएंगे। तो यह माना जाता है कि सिकंदर की सेनाओं के हौसले पस्त हो चुके थे और मगध के कारण वो लोग डर चुके थे, भारतीयों के हौसले से वो परिचित हो चुके थे। पोरस ने उनका डटकर मुकाबला किया था। तो यहीं पर ही जो है यूनानी सेनाओं की कह सकता हूं मैं हौसले पस्त होने लगे और संभवतः इसलिए उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। खैर, तो माना यह जाता है कि सिकंदर जो है वो पंजाब से आगे नहीं बढ़ा और पंजाब से ही वापस वो लौट जाता है। पंजाब से जब वापस लौटता है सिकंदर तो लौटते समय उसकी 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। 3 साल बाद उसकी मौत हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु होने के बाद अब यहां पर भारत में जिस पंजाब क्षेत्र से वो वापस लौट कर गया था
ठीक है, यहां पर आप देखें जिन अपने क्षत्रपों को वो छोड़कर गया था, जिन सेनानियों को छोड़कर गया था जो यहां पे शासन कर रहे थे, अब बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि सिकंदर जो है निसंतान मरता है। सिकंदर के कोई संतान नहीं थी, तो सिकंदर के 4 सेनापति थे। उन चारों सेनापतियों ने राज्य को बंटवारा करने के लिए आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया, और आखिरकार लंबी एक लड़ाई के कारण यहां पर पंजाब भी माना जाता है खाली हो गया। यहां पंजाब से या पंजाब के अंदर सिकंदर जो अपने लोगों को छोड़कर गया था, यहां जब चारों सेनापति लड़ रहे थे सिकंदर के आपस में, तो उन सेनापतियों ने अपने लोगों को यहां से बुला लिया, वापस बुला लिया कि पंजाब छोड़िए, पहले यहां आइए, फैसला करिए। ठीक है, तो माना जाता है पंजाब खाली हो गया। इस स्थिति का फायदा यहां पर सबसे ज्यादा उठाता है चाणक्य और उसका शिष्य चंद्रगुप्त। तो यहां आप देख सकते हैं कि पंजाब से ये लोग बाग लौट जाते हैं, यूनानी जितने भी सेना नायक थे, तो पंजाब में रिक्तता की स्थिति आ जाती है। और इसी का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। चाणक्य की नीति, चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार, इन दोनों ने मिलकर माना जाता है सबसे पहले पंजाब पे कब्जा कर लिया। और पंजाब पे कब्जा करने के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है, किधर की ओर? मगध की ओर। ठीक है, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर माना जाता है मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अब दिग्विजय की नीति अपनाई, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जैसा कि उसके गुरु चाणक्य का जो एक स्वप्न था, एक अखंड भारत का निर्माण करना है, जो उस वक्त टुकड़े टुकड़े भारत थे उसको जोड़ना है, वापिस एक पूरा अखंड भारत का निर्माण करना है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब चंद्रगुप्त मौर्य अपना दिग्विजय नीति, साम्राज्यवादी नीति के तहत साम्राज्य विस्तार करना शुरू करता है। जहां तक मैं बात करता हूं, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु के समय तक कर्नाटक अगर हम चले तो दक्षिण में तो कर्नाटक, उत्तर में चलें तो जम्मू कश्मीर तक का पूरा हिस्सा, पूरब में बंगाल तक का पूरा हिस्सा, और पश्चिम में चलेंगे तो अफगानिस्तान तक का बड़ा हिस्सा यहां पर, और पाकिस्तान का पूरा ये हिस्सा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इलाका चंद्रगुप्त मौर्य अपने कब्जे में कर चुका था। ठीक है, देखिए इतना विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा कर दिया। यहां पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य से टकराने के लिए वापस 304 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस वापस आता है। सेल्यूकस ने देखा कि पंजाब पे चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर लिया, तो सेल्यूकस, निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ, और सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद काबुल, हेरात, ठीक है, मकरान जो आजकल पाकिस्तान में है, और कंधार जो अफगानिस्तान में है, ये 4 बड़े प्रांत ये किसको सौंप दिए? ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। और केवल यही नहीं, इस सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का, हेलेना का विवाह भी किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, इस प्रकार आप देखें सेल्यूकस आता है पंजाब लेने, लेकिन उसे पराजित होना पड़ता है, और पराजित होने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात जो आजकल अफगानिस्तान में है, मकरान जो आजकल पाकिस्तान में है, ये 4 बड़े इलाके दहेज में किसको देने पड़े? चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। इस प्रकार आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार शासक बने। चंद्रगुप्त मौर्य के थोड़ी जानकारी के लिए और मैं आपको बता देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में एक जैन संत भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और राज्य अपने पुत्र, ये पाटलिपुत्र यहां पर है इस तरीके से राजधानी इनकी, तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को अपना राज्य सौंपा, और वो संन्यास लेकर चले गए, वो कर्नाटक की ओर चले गए। और माना जाता है यहां चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं कुछ कर्नाटक में, यहां पर इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। बिंदुसार शासक बने, लेकिन बिंदुसार एक कमजोर कड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अगले शासक बने सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा, आप देखें उनका शासनकाल, बहुत बड़ा साम्राज्य। देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दादाजी उनके लिए बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गए थे, लेकिन फिर भी उनके बारे में आता है कि कलिंग, ये जो उड़ीसा वाला हिस्सा है, यहां पर कलिंग पर जो है अशोक ने आक्रमण किया था, और इसके अलावा कुछ विजय अभियान और उसके रहे, जिनकी चर्चा मैं भारतीय इतिहास में करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं मौर्य साम्राज्य पढ़ाने से पहले, कि कौन थे मौर्य, किस प्रकार उनका साम्राज्य स्थापित हुआ। तो अशोक जो है उसके समय की मैं आपसे बात कर चुका हूं। सम्राट अशोक के शासनकाल में विराटनगर भी हम चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में विराटनगर के अंदर किस प्रकार आप देखें हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक का शिलालेख हमको मिलता है,
अशोक के द्वारा बनवाए गए एक बौद्ध स्तूप हमें मिलता है विराटनगर में। ठीक है, अब अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में। ठीक, अशोक की मृत्यु के बाद अब 10 शासक आते हैं बहुत जल्दी जल्दी। आप देखिए, अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व, मैं बीसी लिख देता हूं, बिफोर क्राइस्ट, और 185 ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य वंश का खात्मा हो जाता है। अशोक के मरने के बाद माना जाता है 10 शासक यहां पे शासन करते हैं मौर्य वंश के अंदर, जिनमें अंतिम जो शासक था उसका नाम आता है बृहद्रथ, और इस अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति द्वारा कर दी गई। बृहद्रथ की हत्या की थी इसके सेनापति, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग जो है ये ब्राह्मण थे। इस प्रकार आप देखें, पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहद्रथ को मार डाला और मौर्य वंश का खात्मा करके शुंग वंश की नींव डाल दी। इस प्रकार आप देखें कि मौर्य वंश का खात्मा हो जाता है 185 ईसा पूर्व में। लेकिन आप देखिए 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का खात्मा होने के बावजूद भी 7वीं शताब्दी में लगभग उस मौर्य, ये जो मौर्य थे अशोक मौर्य, इसके वंश के खात्मे के बावजूद भी लगभग 900 साल बाद भी हमें राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मौर्य शासकों का वर्णन मिलता है 2 जगह पे, चित्तौड़गढ़ और कोटा के अंदर। अब मैं सीधे आपको वहां पे ले आता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, मौर्यों की जब बात आती है तो हमारे यहां पर 7वीं शताब्दी में, वैसे तो देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश तो वहां खत्म हो चुका, लेकिन मौर्यों की कोई छोटी मोटी शाखा यहां पे चित्तौड़गढ़ में हमें यहां पे फिर से 7वीं शताब्दी मिलती है। अगर यहां चलते हैं तो 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य नाम का एक शासक होता है, इसी ने चित्तौड़गढ़ किला बनवाया। ठीक है, अब देखिए चित्तौड़गढ़ किला जो मेवाड़ की शान कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है, मेवाड़ की लंबे समय तक राजधानी रहा। लेकिन ध्यान रहे, चित्तौड़गढ़ किला मेवाड़ के शासकों ने ही बनवाया, इसको बनवाने वाले थे चित्रांगद मौर्य। यह प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, कुमारपाल चरित्र ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया। अब उसमें एक ऑप्शन था चित्रांगद मौर्य, और एक ऑप्शन दूसरा उसमें दे दिया चित्रांग मौर्य, इस तरीके से चित्रांग मौर्य। देखिए यही इसी वजह से यहां पे विवाद हो गया। देखिए चित्रांगद मौर्य उसका मूल नाम है, और यहीं पर ही जो बिगड़ा हुआ जो विकृत नाम है वो चित्रांग मौर्य है। तो बच्चों ने उसमें थोड़ा रिट वगैरह लगा दी थी, बड़ा उसका विवाद हो गया था कि साहब चित्तौड़गढ़ किला चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, तो एक ऑप्शन में चित्रांगद मौर्य दे दिया, दूसरे ऑप्शन में चित्रांग मौर्य, तो ये तो एक ही आदमी, अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार थोड़ा विवाद हुआ और उस क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है चित्रांगद मौर्य, इसी का जो है विकृत नाम आपको दूसरा जो मिल जाता है वो चित्रांग मौर्य मिल जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य से किला छीन लिया। देखिए मेवाड़ बढ़ाने वाला हूं मैं, मेवाड़ रियासत का जब इतिहास आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कारण रहे कि बप्पा रावल ने यहां पे इनसे छीन लिया, कौन बप्पा रावल था और बप्पा रावल ने क्यों ये किला छीना। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं। 734 ईस्वी में बप्पा रावल जो मेवाड़ राजवंश है, ठीक है, उसके वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। तो उन्होंने मान मौर्य नामक शासक जब यहां पे शासन कर रहा था चित्तौड़गढ़ पर, तो 734 ईस्वी में हमला किया और चित्तौड़गढ़ किले को छीन लिया। तो बनवाया था चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य के वंशज मान मौर्य से यह किला छीन लिया है बप्पा रावल ने। अब यह किला मेवाड़ में शामिल हो चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जरा, मान मौर्य का एक शिलालेख भी कर्नल जेम्स टोड को मिला था। मान मौर्य का शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिला था कर्नल जेम्स टोड को, लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, इंग्लैंड जब ले जा रहे थे कर्नल जेम्स टोड उस शिलालेख को, तो कहते हैं कि जो पानी का जहाज था उस पर वजन बहुत ज्यादा हो गया, तो वजन कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कहते हैं उस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंकवा दिया। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंकवाया था, तो वो था मान मौर्य का शिलालेख। इस प्रकार कोटा के अंदर 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य और 8वीं शताब्दी में मान मौर्य, 2 शासकों का जिक्र हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार कोटा में चलें तो कोटा में भी देखिए हमें कुछ उल्लेख मिलता है मौर्यों का। अगर मैं बात करता हूं 8वीं शताब्दी में 738 ईस्वी का, हमें एक शिलालेख मिलता है कणसव अभिलेख, कोटा जिले के अंदर, आजकल कंसुआ बोल देते हैं इसको। तो कणसव अभिलेख, कणसव गांव से एक शिलालेख मिलता है कोटा से, जिससे पता चलता है कि 8वीं शताब्दी में धवल मौर्य नाम का शासक
कोटा के आसपास के भूभाग पर शासन करता था। तो देखिए हमें यहां पर जो मौर्य थे 185 ईसा पूर्व में खत्म हो चुके थे, उनके खत्म होने के बावजूद 900 साल बाद भी राजस्थान में हमें कुछ मौर्य शाखाओं का जिक्र मिलता है, जिनमें से दो हमें शासक मिल रहे हैं चित्तौड़गढ़ में, चित्रांगद मौर्य, मान मौर्य, और एक हमें मिल रहा है धवल मौर्य। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ जो है छोटे मोटे सवाल कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। मौर्य काल के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं गुप्त काल पर। भारत का एक ऐसा काल जिसको हम स्वर्ण काल मानते हैं, क्लासिकी युग मानते हैं, एक ऐसा दौर जब भारत में बहुत ही जबरदस्त तरीके से कला, विज्ञान, साहित्य, तकनीक, हर क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त यहां पे हम मानते हैं कि विकास हुआ। इस वजह से हम गुप्त काल को भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। जहां तक बात आती है मौर्य, देखिए मैंने आपसे कहा कि मौर्य जो वंश है वो 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। ठीक है, मौर्यों के बाद फिर यहां पे शुंग शासक आते हैं, शुंग के बाद कर्ण आते हैं, ठीक है, सातवाहन आते हैं, बीच में छोटे छोटे आते हैं शासन, फिर बीच में कनिष्क आ जाता है, कुषाण वंश का शासक, शक, हुण, कुषाणों के हमले होने शुरू हो जाते हैं। यानी आप देखिए मौर्यों के खात्मे के बाद भारत में जो है फिर से पूरा का पूरा जो है पूरा भारत का हिस्सा खंडित हो चुका है। जो अखंड भारत का निर्माण मौर्य शासकों ने किया था वो पूरा का पूरा खंडित हो चुका था। कोई भी ऐसा शासक नहीं आ रहा था जो मौर्य को तरह विशाल साम्राज्य खड़ा कर सके। तो मौर्यों के खात्मे के एक लंबे समय पश्चात, लगभग मैं कह सकता हूं लगभग 450 साल के बाद, एक बार फिर से भारत में एक नया दौर शुरू होता है जिसको हम गुप्त काल कहते हैं। इन गुप्त शासकों ने फिर से भारत में एकता स्थापित की, स्थिरता स्थापित की, और इनके शासनकाल में इतना जबरदस्त भारत जो है अपना जो है विकास करता है कि गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कह देते हैं। वैसे तो देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में गुप्त काल बहुत बड़ा टॉपिक आता है, लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में आप लोगों से बात कर रहा हूं गुप्त काल की, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी यहां पे मैं आपको नहीं दूंगा। इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ मोटी जानकारी आपको यहां पर दे देता हूं। देखिए गुप्त वंश की जब हम बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त माने जाते हैं। ठीक है, लगभग 250 ईस्वी के आसपास इन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच नाम का एक शासक और भी आता है, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम नाम के शासक आते हैं। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, जो कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त देखिए बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। समुद्रगुप्त के बारे में एक सवाल पूछ लिया जाता है कि वो कौन भारतीय शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त। एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, इसके अलावा चलें समुद्रगुप्त के बाद अगले शासक आते हैं इनके पुत्र, जिनका नाम आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको आप चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि सब शासकों में सबसे जो है महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके दरबार में 9 विद्वान मिलते हैं जिनको हम नवरत्न कहते हैं। आप भारतीय इतिहास को अगर पढ़े तो या तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अकबर जो शासक हुए हैं मुगल काल में, इन दो के दरबार में 9 विद्वान रहे हैं जिनको नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहां तक उल्लेख जो है ये जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इनका वर्णन राजस्थान में हमें नहीं मिलता। राजस्थान की जब मैं बात करता हूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो इनके पुत्र अगले शासक बने, इनका नाम आता है कुमार गुप्त। ठीक है, इनका वर्णन हमें राजस्थान में मिलता है। कुमार गुप्त जो हैं इनके सिक्के हमको राजस्थान से मिलते हैं, तो इसलिए मैं यहां पे शुरुआत जो है कुमार गुप्त से ही करता हूं। ठीक है, ये एक मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी गुप्त वंश के बारे में, आपको थोड़ा सा एक जानकारी होनी चाहिए। चलिए इनको मैं हटा देता हूं और राजस्थान के संदर्भ में जो है गुप्तों की बात मैं आपसे करता हूं। देखिए जरा, चलिए गुप्त काल की जब बात करते हैं तो मैंने अभी आपसे कहा कि गुप्त काल कहलाता है भारत का स्वर्ण काल। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक, हर क्षेत्र में बहुत जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलती है, तो हम इसे बोलते हैं भारत का स्वर्ण काल। रीट एग्जाम में भी, लेवल 2 एसएस में भी 2016 में इसको पूछा गया था, भारत में किस शासनकाल को क्लासिकी युग के नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं गुप्त काल।
देखिए उसके बाद मैंने अभी आपसे कहा कि गुप्त शासक हुए हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के चांदी के सिक्कों का एक ढेर हमें मिला है बयाना से। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। तो हमें यहां बयाना से कुमारगुप्त के चांदी के सिक्कों का ढेर हमें मिला है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस गुप्त शासक के सिक्कों का ढेर बयाना से प्राप्त हुआ है। जवाब होगा कुमारगुप्त। कितने सिक्के हैं? सिक्कों की संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, 623 सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों में से अधिकांश जो सिक्के हैं वो मयूर शैली के हैं। मयूर शैली से मतलब देखिए उन सिक्कों के ऊपर मयूर यानी मोर का जो है वो चिन्ह उनके ऊपर छपा हुआ है। ठीक है, मैं छोटा सा आकृति बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। तो माना जाता है उनके ऊपर मयूर जो है, मोर जो है छपा हुआ है। ठीक है, तो अब मोर जो छपा हुआ है इसके बारे में क्या है धारणा? इसको समझ लीजिए। देखिए वैसे तो जो गुप्त शासक हुए हैं ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी विष्णु जी के उपासक थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर छपा हुआ है, मोर छपा हुआ है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभवतया कुमारगुप्त शैव धर्म के अनुयायी थे। यह आप कैसे कह सकते हैं? देखिए मयूर जो है वो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। इस प्रकार यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जो गुप्त शासक थे वो तो वैष्णव धर्म को मानते थे। इनका जो राजकीय धर्म था वैष्णव था। लेकिन कुमारगुप्त ने संभवतः इन सिक्कों के आधार पर माना जाता है कि संभवतः इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं जरा। यहां पर गुप्त वंश का जो खात्मा होता है वो हूण जाति के हमलों द्वारा होता है। देखिए हूण जाति के अंदर माना जाता है कि हूण जो है विदेशी बर्बर जाति थी, मध्य एशिया से ये लोग आए थे भारत में। जब गुप्त लोग भारत पे शासन कर रहे थे तो हूण जाति का हमला होना शुरू हो जाता है, और हूणों के लगातार हमलों के कारण अब गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं बार बार आपको जो है बता देता हूं। देखिए यहां पर अगर हम भारत के नक्शे के आधार पे देखिए जरा मैं तो उसको बना देता हूं थोड़ा। देखिए अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो नक्शे के आधार पे आपको पता चलेगा कि भारत पर जो हमले हुए हैं वो किधर से हुए हमेशा। तो देखिए हमेशा जो हमले हुए हैं भारत पर ये हुए हैं उत्तर पश्चिम से। चलिए थोड़ा सा नक्शे के आधार पे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी भारत पर हमले हुए हैं ये उत्तर पश्चिम की तरफ से हुए हैं। ठीक, इस तरीके से ये अपना आजकल यहां पाकिस्तान हो गया, तो पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा ही हुआ करता था। तो यहां आप देखेंगे जो भी हमले हुए उत्तर पश्चिम से हुए। ये भारत का उत्तर है, ये पश्चिम है, यहां से हमले होते हैं। उस जमाने में ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये गुप्त साम्राज्य हुआ करता था, ये पूरा उत्तर भारत। अब हूण जाति का हमला होना शुरू किया और हूणों के लगातार, और इधर अगर गुप्त शासकों की बात करें तो गुप्त वंश के अंदर बहुत कमजोर कमजोर शासक आए। अंतिम मजबूत शासक देखिए कुमारगुप्त, और उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों का पतन शुरू। कमजोर गुप्त शासक आ रहे थे जिसका फायदा हूणों को मिला। तो यहां पे अपना राजस्थान पड़ता है आजकल इस वाले हिस्से में। तो 503 ईस्वी में क्या हुआ, एक हूण शासक है तोरमाण, इन्होंने हमला किया और गुप्तों से राजस्थान वाले इस हिस्से को छीन लिया, इस भूभाग को छीन लिया। ठीक है, इस तरीके से आप देखें अब राजस्थान वाला हिस्सा गुप्तों से निकल गया है हाथ से, और गुप्तों की बजाय किसके हाथ में चला गया है? ये चला गया है हूणों के कब्जे में। चलिए अब इसके बाद देखिए जरा, यहां पर क्या हुआ कि जो हूण शासक है तोरमाण, तोरमाण का एक पुत्र आता है जिसका नाम आता है मिहिरकुल। ये वही मिहिरकुल है जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, विराटनगर। देखिए मिहिरकुल जो था इसने क्या किया, भारत पे आया और इसने शैव धर्म को अपना लिया। ठीक है, तोरमाण का पुत्र मिहिरकुल है, इसने शैव धर्म को अपना लिया और चित्तौड़गढ़ के अंदर बाड़ोली गांव में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, विराटनगर के अंदर मैंने कहा था बौद्ध जो गुफाएं थी या स्तूप थे, चैत्य विहार थे, माना जाता है विराटनगर में जो विध्वंस का काम किया था इसी मिहिरकुल ने किया था। ठीक है, ये बात मैं आपको विराटनगर सभ्यता में पढ़ा चुका हूं। तो मिहिरकुल ने चित्तौड़गढ़ के अंदर बाड़ोली गांव पड़ता है, यहां पे बहुत ही फेमस शिव मंदिर बनवाए। और यह प्रश्न पूछा जाता है इन शिव मंदिरों की खोज किसने करी, किस शैली में बने हुए हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यह शिव मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। भारत में 3 शैलियां प्रचलित हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में अगर हम चलें तो द्रविड़ शैली, और जो मध्य भारत है वहां पर नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण वैसर शैली चलता है। इन शैलियों की चर्चा मैं आपसे करूंगा राजस्थान में स्थापत्य कला का जब टॉपिक आएगा वहां पर। ठीक है, चलिए तो ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। एक और सवाल यहां पे आता है इन मंदिरों की खोज किसने की थी।
इन मंदिरों की खोज की थी सन 1821 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने। यह प्रश्न हमारा जो है एग्जाम में पूछा भी गया है राजस्थान के अंदर, ठीक है, कि ये जो शिव मंदिर हैं बारडोली के शिव मंदिर, इनकी खोज किसने की? कर्नल जेम्स टॉड ने। 1821 ईस्वी में खोज करने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड। चलिए, तो मैं आपको एक छोटा सा चित्र दिखा देता हूं। अगर आप ये चित्र देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये बारडोली का शिव मंदिर है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं नागर शैली के अंदर यह निर्मित महत्वपूर्ण मंदिर है। देखा जाए तो बारडोली में कोई एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिरों का समूह यहां पर है। मैं आपको राजस्थान में स्थापत्य कला में जब मंदिर पढ़ाऊंगा तब इनकी संपूर्ण चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं, ठीक। इस प्रकार आप देखें यहां पे हूण जो है हमला करते हैं। इन हूणों के आक्रमणों से मुक्ति किसने दिलाई? जब हूण लोग भारत पे हमला कर रहे थे, इन्होंने पूरे उत्तर पश्चिम में बड़ी अस्थिरता स्थापित कर दी। तो ऐसे में मालवा के एक शासक हुए थे बहुत शक्तिशाली, यशोवर्मन। तो मालवा के शासक यशोवर्मन ने इन हूणों को यहां से मार भगाया और उत्तर पश्चिम में यहां राजस्थान वाला जो क्षेत्र है यहां पे शांति स्थापित कर डाली, ठीक है। इस प्रकार आप देखें हूणों का हमला खत्म होता है, यशोवर्मन शांति स्थापित करता है, समय का पहिया तेजी के साथ घूमा और आगे चलकर आप देखें एक बहुत महत्वपूर्ण शासक और आते हैं जिनका नाम हमें मिलता है सम्राट हर्षवर्धन। सॉरी, सम्राट हर्षवर्धन भारत के अंदर बहुत ही शक्तिशाली कह सकता हूं, या भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू प्रतापी शासक मैं इसको कह सकता हूं। इनका शासनकाल हमको मिलता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन, देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण जो लाइन है वो है कि ये भारत के अंतिम हिंदू प्रतापी शासक माने जाते हैं। एक सवाल ये क्यों माने जाते हैं? देखिए, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी, यानी 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी के बाद आप देखेंगे कि सम्राट हर्षवर्धन निसंतान मर जाते हैं। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु निसंतान हुई थी, तो इनके अधीनस्थ जितने भी शासक थे सबने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, यानी एक बार फिर से भारत खंडित हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 712 ईस्वी, 8वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में अरब आक्रांताओं ने हमले करने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद देखें अरबों के बाद तुर्क लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। तुर्कियों के बाद आप देखेंगे यहां पर जो है मुगल फिर आगे। इस तरीके से आप देखें भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े बटा हुआ था और विदेशी आक्रांतों के लिए यहां पे शासन जमाना, अपना पैर जमाना आसान हो गया। और आप देखेंगे फिर उसके बाद मुगलों के पतन बाद अंग्रेज आ गए। 1947 में हम आजाद हो जाते हैं। तो आजादी के समय तक, यानी हर्षवर्धन के मरने के बाद आजादी के समय तक जितना बड़ा साम्राज्य सम्राट हर्षवर्धन का था, इतना बड़ा साम्राज्य फिर उनके बाद कोई हिंदू शासक स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए माना जाता है इन्हें भारत का अंतिम हिंदू प्रतापी शासक। सम्राट हर्षवर्धन के समय की देखिए जो घटना है महत्वपूर्ण, वो क्या है? मैं सम्राट हर्षवर्धन आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं घटना यहां पे हर्षवर्धन के शासनकाल की हेनसांग की वजह से मैं आपको लेके चल रहा हूं। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग, इसने भारत की यात्रा की थी। यह है महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि हेनसांग राजस्थान में भी आता है, 2 जगह इसने राजस्थान में भी यात्रा की थी। तो देखिए जरा, 629 ईस्वी में भारत पहुंचता है, मध्य एशिया होता हुआ यह भारत में पहुंचता है। भारत में पहुंचता है तो 2 जगह इसने राजस्थान की यात्रा भी की, उनकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। लेकिन उससे पहले देखें तो यहां पे एक चीज और भी आती है, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। एक चीज आपको पता होना चाहिए, हेनसांग भारत में आता है, क्यों आता है? ठीक है, कोई पिकनिक मनाने आता है क्या? आपको मालूम होना चाहिए क्यों आता है, ठीक है, उसका यात्रा का उद्देश्य क्या था। चलिए मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूं। देखिए, हेनसांग जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो हेनसांग भारत में आता है, उसका भारत आगमन का जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो था बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारी। देखिए, भारत में बौद्ध धर्म के जो जानकारी थी या तो संस्कृत ग्रंथों में या पाली ग्रंथों में मौजूद थी। तो और ये आदमी चीन का है और चीन में बौद्ध धर्म जा तो चुका था, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी लोगों के पास नहीं थी। तो हेनसांग का भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, एक तो उनकी यात्रा करना, और दूसरा भारत में जितना भी बौद्ध साहित्य है उनका अध्ययन करके और उनकी पांडुलिपि तैयार करके, ठीक है, उनकी एक प्रतिलिपि तैयार करके अपने साथ चीन ले जाना, ये इनका मकसद था। ठीक है, तो हम इन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। जहां तक बात आती है हेनसांग की, तो मैंने बताया था कि हेनसांग ने अपनी संपूर्ण यात्रा का जो वर्णन किया है वो अपनी पुस्तक में किया है। इनकी पुस्तक का नाम मिलता है हमें सी.यू. की, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के अनुसार हेनसांग कहता है कि मैंने 72 देशों की यात्रा की है। बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई आपसे पूछे कि हेनसांग ने भारत यात्रा का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है, तो पुस्तक का नाम है सी.यू. की।
और सीयू की के अंदर वो कितने देशों की यात्रा की बात करता है? तो 72 देशों की बात करता है। ठीक है, देखिए हेनसांग जो है 629 ईस्वी में भारत आता है और 645 ईस्वी में भारत से लौट जाता है। ये किताब जो इन्होंने लिखी थी सीयू की, ये भारत से लौटने के बाद, चीन पहुंचने के बाद माना जाता है इन्होंने लिखी थी 646 ईस्वी के अंदर। चीन के सम्राट ने इनसे आग्रह किया था कि आप भारत जैसे बहुत सारे देशों की यात्रा आप करके आए हैं, तो आप अपना पूरा यात्रा वृत्तांत लिखें। तो माना जाता है चीन के सम्राट के कहने पर इन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम सीयू की है, और इस किताब में इसने पूरा वर्णन अपनी यात्रा का किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनसांग जो है आता है भारत में तो दो जगह राजस्थान में भी यात्रा करता है। एक तो 634 ईस्वी में यह आदमी विराटनगर की यात्रा करता है। इसकी पूरी चर्चा मैं आपसे विराटनगर के टॉपिक में कर चुका हूं। विराटनगर सभ्यता जब मैंने पढ़ाई थी वहां मैं कर चुका हूं। विराटनगर के बारे में वो कहता है कि विराटनगर में 8 बड़े बौद्ध मठ थे। विराटनगर के बारे में कहता है कि यहां विध्वंस कार्य मेहरकुल ने किया। तो इस तरह की बातें जो हेनसांग के वर्णनों से हमें विराटनगर के बारे में मिलती है। इसके अलावा 641 ईस्वी की बात करें तो भीनमाल की उसने यात्रा करी। ये आजकल जो भीनमाल है ये जालोर में है। ठीक है, और प्राचीन काल में भीनमाल का नाम हमें श्रीमाल मिलता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि श्रीमाल यानी भीनमाल, जिसका प्राचीन नाम था श्रीमाल, ऐसा वर्णन मिलता है कि विष्णु जी, जिनकी पत्नी मानी जाती है लक्ष्मी, माना जाता है लक्ष्मी जी ने खुद श्रीमाल नगर की स्थापना की थी। प्राचीन काल में गुर्जर देश, गुर्जरात्र, जिसको आजकल हम गुजरात कहते हैं, गुजरात कहते हैं, तो माना जाता है भीनमाल या श्रीमाल प्राचीन काल में गुजरात की राजधानी भी हुआ करती थी। तो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था भीनमाल। भीनमाल का वर्णन वो करता है हेनसांग। तो देखिए हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में क्या कहा अपनी किताब में, वो हेनसांग कहता है भीनमाल को पोलो मिलो। देखिए उच्चारण का थोड़ा सा अंतर आ गया है। हेनसांग चीन का रहने वाला है, चीनी भाषा जानता है, तो वो आदमी जब भीनमाल बोलता है तो भीनमाल का उच्चारण वो सही नहीं कर पाता, भीनमाल को गलती से पोलो मिलो कह देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में कि जब एक भाषा का जानकार दूसरी भाषा के शब्दों का उच्चारण करता है तो कहीं ना कहीं उच्चारण के समय वो कहीं ना कोई गड़बड़ी कर जाता है। खुद हेनसांग की अगर मैं बात करूं तो हेनसांग का वास्तविक नाम हमको मिलता है युवान च्वांग, लेकिन हम भारतीय लोगों ने उसका नाम युवान च्वांग से हेनसांग बना दिया। इसी प्रकार मिनांडर का जिक्र मैंने आपसे किया था, मिनांडर को हम लोगों ने भारत में मिलिंद बना दिया। अलेक्जेंडर को हम भारतीय लोगों ने सिकंदर बना दिया। अरस्तु, कितना बड़ा जो है विद्वान अरस्तु, उसको हम बोलते हैं, उसका वास्तविक नाम एरिस्टोटल मिलता है। ठीक है, सोक्रेटिस का नाम सुकरात हमने बना दिया। ये जो आता है अंतर, ये कहीं ना कहीं एक भाषाई आदमी जब दूसरी भाषा के शब्दों का उच्चारण करता है तो इस वजह से थोड़ा सा उच्चारण में अंतर आ जाता है। तो संभवतः इसीलिए हेनसांग ने भीनमाल का उच्चारण क्या कर दिया, पोलो मिलो कर दिया। ठीक है, तो भीनमाल को पोलो मिलो कहता है। उसके अलावा देखिए और क्या कहता है, भीनमाल को करोड़पतियों का शहर कहता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया जाता है कि हेनसांग ने करोड़पतियों का नगर किसको कहा था, तो आपका जवाब होगा भीनमाल, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये उस जमाने में गुर्जर देश यानी गुर्जरात्र या गुजरात आजकल इसकी राजधानी माना जाता था। ठीक है, बहुत संपन्न एक नगर हुआ करता था भीनमाल। इसके बाद चलें तो हेनसांग क्या कहता है, कहता है हेनसांग कि भीनमाल पर चावड़ा वंश का शासन था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है हेनसांग के अनुसार भीनमाल पर किसका वंश का शासन था, तो चावड़ा वंश के लोगों का शासन था। ठीक है, इस तरीके से देखें तो हमें यहां उल्लेख मिलता है हेनसांग का। हर्षवर्धन के शासनकाल में इसका उल्लेख मिलता है। अब आप देखिए हर्षवर्धन का समय आ चुका, हर्षवर्धन का समय 647 ईस्वी में खत्म हो चुका है। अब तक आप देखिए हमें कहीं पर भी राजपूत शब्द का वर्णन कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा, कहीं पर भी। क्षत्रिय शब्द मिलता है। प्राचीन काल में भारत में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन राजपूत शब्द हमें यहां पर कभी भी अब तक देखने को नहीं मिल रहा इतिहास के अंदर। लेकिन अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, यह शताब्दी चल रही है 7वीं शताब्दी, 647 ईस्वी मतलब 7वीं शताब्दी, अब भारत में हमें राजपूत शब्द का वर्णन मिलता है। तो यहां से राजस्थान में अब इतिहास शुरू होता है राजपूत काल। ठीक है, तो मैं आपको ये प्राचीन इतिहास के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक थे आज यहां पूर्ण हो जाते हैं। अब हमारा मध्यकालीन जो राजपूताने का जो बड़ा इतिहास है वो आज से शुरू होता है, और यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजपूत काल से। चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सम्राट हर्षवर्धन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सम्राट हर्षवर्धन जो थे वो भारत के अंतिम महत्वपूर्ण बड़े शासक माने जाते हैं।
नक्शे के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यह माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है, काफी बड़ा इनका राज्य हुआ करता था। इस तरीके से अगर चले तो पूरा का पूरा देखिए, यहां पर राजस्थान वाला हिस्सा, ये कश्मीर तक का हिस्सा, और पूरब में चले अपन लोग बाग तो बंगाल तक का जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा ये सम्राट हर्षवर्धन का था। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, ठीक है, इनकी राजधानी थी कन्नौज, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे मौजूद एक जिला है। सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की दक्षिण में राजधानी थी नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश और गुजरात में, यहां ये इसके साम्राज्य की दक्षिणतम जो है सीमा थी, क्योंकि इसके नीचे जो साम्राज्य था वो था गुजरात में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिण विस्तार को रोका था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को इस नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित किया था। तो इस प्रकार सम्राट हर्षवर्धन की जो दक्षिणी सीमा बन जाती है साम्राज्य की, वो रह जाती है नर्मदा नदी, इससे नीचे वो नहीं बढ़ पाए। अब देखिए, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। अब होता यह है कि सम्राट हर्षवर्धन निसंतान मर जाते हैं, उनकी कोई संतान ना थी। इससे एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। समस्या यह खड़ी हो गई कि सम्राट हर्षवर्धन के अधीन उस जमाने में जितने भी सामंत थे, उनके अधीनस्थ जितने भी सामंत थे, वो सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, ये उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार लोग शासन करते थे हर्षवर्धन के अधीन, ठीक है, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार आप देखें यहां पर यहां अगर बात करें मेवाड़ में जो गुहिल हैं, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। माना जाता है चौहान ये भी इनके अधीन थे, तो चौहानों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी राजपुतानी के अंदर जो ज्यादातर जो है राजपूत शासक, माना जाता है कि पहले ये सब लोग हर्षवर्धन के अधीनस्थ सामंत थे, तो ये सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस तरीके से आप देखेंगे ये स्थानीय स्तर पर इन छोटे छोटे सामंतों ने जब अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, तो ये अपने आप को राजपुत्र कहलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको मैं ठीक कर देता हूं। तो ये लोग अपने आप को जो है राजपुत्र कहलवाना शुरू कर देते हैं। तकनीकी समस्या है शायद, देखिए इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो माना जाता है कि छोटे छोटे जो है इनके अधीनस्थ जो सामंत थे, ये अपने आप को अब राजपुत्र कहना शुरू कर देते हैं। और आगे चलकर माना जाता है कि संभवतया ये राजपुत्र शब्द ही आगे चलकर क्या कहलाया, राजपूत कहलाया, ठीक है। इस तरीके से राजपूत कहलाया। तो हम ये मानते हैं इतिहासकार कि ये जो अरब हमलावर आते हैं भारत के अंदर, ठीक है, अरब जो हमलावर थे, इन लोगों ने क्या किया, राजपुत्र को राजपूत बोला, और धीरे धीरे आप देखेंगे राजपूत शब्द बिगड़कर राजपूत होता चला गया। तो माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पहली बार हमें राजपूत शब्द देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो अब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत शब्द आ चुका है। और अब यहां पे पहला जो प्रश्न हमारा बनता है वो यह बनता है कि राजपूत जो है इनमें आजकल 36 कुल माने जाते हैं। इन 36 कुलों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो ये जो 36 कुल हैं ये हमें कब देखने को मिलते हैं, इनकी उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है हर्षवर्धन के मरने के बाद 7वीं से 12वीं शताब्दी। देखें जरा, सॉरी, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, यह है वो समय जब राजपूतों के बहुत सारे कुलों की उत्पत्ति हुई। तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं से 12वीं शताब्दी, यह समय आपको ध्यान रखना है, राजपूत काल माना जाता है 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, और इसीलिए इस काल को हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह 7वीं से 12वीं शताब्दी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारा यहां बनता है वो बनता है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों से। हमारे यहां पे बहुत सारे मत हैं, कोई राजपूतों को देशी उत्पत्ति मानता है, कुछ इतिहासकार विदेशी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। कौन कौन से मत हैं, एग्जाम में बहुत सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है, इतिहासकार का नाम देकर पूछ लिया जाता है, इनके अनुसार उत्पत्ति क्या है, ठीक है। तो कभी कभी मत देकर पूछ लिया जाता है, भाई अग्निकुल से संबंधित किस किसने माना है, या विदेशी उत्पत्ति किस किसने मानी है। तो ये सारे मतों की चर्चा मैं आपसे यहां पे अब करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं।
सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर अग्निकुंड सिद्धांत की। हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक हुए हैं, इनके दरबारी कवि हुआ करते थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। तो इसमें ये क्या कहते हैं चंद्रबरदाई? ये कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत के ऊपर जाकर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ को जब भ्रष्ट करने के लिए असुरों ने कोशिश करी, राक्षसों ने कोशिश करी, तो उस अग्निकुंड में से यज्ञ की सुरक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ ने 4 राजपूत योद्धा पैदा किए। माना जाता है सबसे पहले उन्होंने जो योद्धा पैदा किया अग्निकुंड में से, उसका नाम रखा प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, उसे अपना द्वारपाल बनाया। लेकिन माना जाता है कि प्रतिहार जो पैदा किया योद्धा, वो उन असुरों से यज्ञ की सुरक्षा करने में उसको कामयाबी नहीं मिली। देखा जाए तो आजकल प्रतिहार को हम गुर्जर प्रतिहार भी कह देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अग्निकुंड से उन्होंने दूसरा एक योद्धा पैदा किया, परमार, जिनको आजकल हम पमार कह देते हैं सामान्य बोलचाल में, ठीक है, पमार कह देते हैं। माना जाता है पमार जो थे, परमार, इनको भी असुरों को रोकने में सफलता नहीं मिली। फिर इन्होंने एक तीसरा योद्धा पैदा किया, चालुक्य। चालुक्य जैसे आजकल हम सोलंकी कह देते हैं, ठीक है, इन्हें हम सोलंकी कह देते हैं। माना जाता है कि चालुक्य जो थे ये भी उन असुरों को रोकने में कामयाबी इनको नहीं मिली। फिर इसके बाद माना जाता है अंत में चौथा इन्होंने एक योद्धा पैदा किया, 4 भुजाओं वाला, जिसका मूल नाम था चहमान, ठीक है, 4 भुजाओं वाला योद्धा पैदा हुआ और चहमान से बिगड़कर आजकल जो शब्द प्रचलित हो गया है वो चौहान हो गया है। तो माना जाता है कि अंत में चहमान योद्धा पैदा हुआ, 4 भुजाओं वाला, जो बहुत ही शक्तिशाली था और उसने जाकर तमाम असुरों को वहां से मार भगाया और उस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करवा दिया। तो इस प्रकार हमें एक कथा मिलती है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। इस सिद्धांत को अग्निकुंड का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आबू पर्वत के ऊपर ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से इन 4 योद्धाओं को पैदा किया था, इसलिए हम इनको अग्निकुल से उत्पन्न योद्धा मानते हैं। राजपूतों के 36 कुलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 4 कुल माने जाते हैं, इनको सर्वोच्च मान्यता इनको दी जाती है, प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रतिहारों को आजकल गुर्जर प्रतिहार कह देते हैं, परमार को पमार कह देते हैं, चालुक्यों को सोलंकी कह देते हैं और चहमान को हम चौहान कह देते हैं। यहां से प्रश्न भी आया हुआ है। प्रश्न इस प्रकार आया हुआ है, आरएस एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्रबरदाई के अनुसार निम्न में से कौन सा कुल, राजपूत कुल, अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं माना गया है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक ऑप्शन चहमान दे रखा था, ठीक है, चौहान की बजाय चहमान लिख दिया उसने, और दूसरा ऑप्शन उसने सोलंकी दे दिया, चालुक्य के बजाय सोलंकी दे दिया, ठीक है, और परमार की जगह पमार दे दिया, और चौथा ऑप्शन उसने दिया चंदेल। तो ध्यान रखिए, चंदेल वंश का यहां मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। यहां अगर हम बात करें अग्निकुंड से उत्पन्न की, तो अग्निकुल से उत्पन्न में यहां पर जो नाम आते हैं वो आते हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसी क्रम से ध्यान रखना है आपको, ये क्रम गड़बड़ नहीं करना चाहिए आपको। पहले प्रतिहार पैदा हुए, फिर परमार हुए, फिर चालुक्य हुए, फिर चौहान हुए, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद यहां पर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में यह मत दिया है। इस मत का समर्थन और कौन कौन करते हैं, यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। मोहनोत राजपुतानी का अबुल फजल माना जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक राइटर। मैं जोधपुर आपको पढ़ाऊंगा, जोधपुर के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं मोहनोत, ठीक है, जिन्हें हम राजपुतानी का अबुल फजल भी कहते हैं। तो मोहनोत ने एक पुस्तक लिखी, मोहनोत लिख्यात, ठीक। दूसरा एक ग्रंथ है वंश भास्कर, जिसकी रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने, बूंदी का इतिहास है इसमें। एक पुस्तक है नव सहसांक चरित्र, जिसको लिखा है पद्मनाभ ने, और एक पुस्तक है हमीर रासो, जो लिखी है शारंगधर ने। ये तमाम पुस्तकें इस मत का समर्थन करती हैं, यानी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करती हैं। यानी सवाल आपसे आ जाए कि कौन कौन इतिहासकार या कौन कौन से विद्वान या कौन कौन से ग्रंथ अग्निकुंड, चंद्रबरदाई के अग्निकुंड का समर्थन, सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए। यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक। इसके अलावा देखें तो कर्नल जेम्स टॉड भी इसका आंशिक समर्थन करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड इसका आंशिक समर्थन करते हैं। आंशिक समर्थन से मतलब क्या है, पूर्णतः समर्थन नहीं करते, आंशिक समर्थन, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे है आंशिक समर्थन, समझिए इसको जरा। देखिए कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि राजपूत विदेशी शक, हूण, कुषाण जैसी विदेशी जातियों के वंशज हैं, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड का यह मत है। अब
उनका यह मानना है कि शक, हूण, कुषाण जैसी विदेशी जाति भारत में आक्रांता के रूप में आई और यहां पर आकर धीरे धीरे वो भारतीय संस्कृति में रच बस गई। इन शक, हूण, कुषाणों ने भारतीय धर्म संस्कृति को पूर्णतः अपना लिया। अब यहां पर जब अपना लिया, हिंदू संस्कृति को अपना लिया, तो अब यहां पर भारत के जो ब्राह्मण लोग थे, माना जाता है उन लोगों ने, उन ब्राह्मणों ने इन विदेशी लोगों को हिंदू धर्म में समाहित करने के लिए हिंदू धर्म में समाहित करने के लिए यज्ञ किया होगा। देखिए आज भी एक परंपरा है, अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में सम्मिलित होता है तो यज्ञ के जरिए, हवन के जरिए, शुद्धिकरण के जरिए उस व्यक्ति को हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है। तो कर्नल टॉड भी यही मानता है कि शक, हूण, कुषाण आए हमलावर के रूप में, फिर यहीं पर होकर रह गए, रच बस गए यहां की संस्कृति में, हिंदू धर्म को अपना लिया और बाद में ब्राह्मणों ने क्या किया, यज्ञ के जरिए, विधि विधान के जरिए उनका शुद्धिकरण करके उनको हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। तो कर्नल जेम्स टॉड का मान्यता है कि हवन के जरिए, अग्निकुंड के जरिए उनका शुद्धिकरण किया गया। तो कर्नल टॉड कहता है कि शुद्धिकरण किया गया था, संभवतया इन बाद में जो चारण हैं, भाट हैं, इन लोगों ने इन राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न ही बता दिया, जो कि वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो साबित नहीं होता आज के दौर में। तो कर्नल जेम्स टॉड जो है वो हवन कुंड, अग्निकुंड के जरिए उनका शुद्धिकरण की बात तो मानता है, लेकिन यहां पर वो इनको सीधे सीधे अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं मानता है। तो आंशिक समर्थन यहां पे बात चल रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। अगला सिद्धांत मैं आपको एक और बताता हूं। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, सिरोही जिले के रहने वाले थे। इसकी बात मैं करूंगा आपसे। सीवी वैद्य, ये दो इतिहासकार क्या कहते हैं कि राजपूत प्राचीन आर्यों के वंशज हैं। आर्यन, देखिए मैंने आपको बताया था वैदिक काल में जो लोग हैं, जन है, वैदिक जन, वो अपने आप को आर्य कहते थे। ठीक है, अब यहां पे आजकल जो राजपूत हैं, उनके जो वंशावलियां हैं, उसमें भी यही जिक्र मिलता है, ये अपने आप को आर्यों के वंशज मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वैदिक काल में हमारा रामायण और महाभारत, ये वैदिक काल से संबंधित माने जाते हैं। आप अगर रामायण देखें, महाभारत देखें, तो इनके जो पात्र हैं, वो पात्र एक दूसरे को संबोधित करते हुए देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं हे आर्य पुत्र, संबोधन देखिए उन लोगों का। तो वैदिक जन अपने आप को आर्य कहते थे, और मैंने आपको बताया था आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, संभ्रांत, कुलीन। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कि जो रामायण के अंदर पात्र हैं, जैसे राम हुए वो आर्य हुए, लक्ष्मण है वो आर्य हुए, महाभारत में कृष्ण जी हैं वो आर्य हुए। आज आप देखिए जैसे मेवाड़ का खानदान है, मेवाड़ राजवंश है, वो अपने आप को राम का वंशज मानता है। ठीक है, तो हो गया ना। तो मेवाड़ खानदान अपने आप को राम के पुत्र लव का वंशज मानता है। आमेर के कछवाहा शासक अपने आप को राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। इसका मतलब आप देखिए ये शासक अपने आप को उन प्राचीन आर्यों के साथ जोड़ के दिखा रहे हैं। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार, ये लोग अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बता रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे आर्यों से संबंध बता रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, जैसलमेर के भाटी हैं, करौली के यादव हैं, ये कृष्ण जी से अपना संबंध बताते हैं। तो इस प्रकार आप देखें आजकल जो राजपूत जो वंशावलियां हैं, वो अपने आप को, राजपूतों को प्राचीन आर्यों के साथ जोड़ती हैं। और ठीक उसी प्रकार गौरीशंकर ओझा और सीवी वैद्य ने भी उस सिद्धांत को यहां पर माना है। यानी अगर कोई सीधा सीधा सवाल करे कि किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन आर्यों से मानी है, तो आपको जवाब देना होगा गौरीशंकर ओझा और सीवी वैद्य। अगला इतिहासकार देखते हैं, पंडित गोपीनाथ शर्मा। ये राजपूतों को नागर ब्राह्मणों की संतान मानते हैं, ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन कौन से इतिहासकार ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्राह्मणों में भी नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं पंडित गोपीनाथ शर्मा। ठीक, एक और देखिए स्मिथ, एक इतिहासकार है हमारे यहाँ पे स्मिथ, ये कहते हैं कि प्राचीन जनजाति खोंड और खोखर के वंशज हैं। इनका यह मानना है कि राजपूतों में और इन खोंड खरवार जैसी जो है जो आदिवासी जातियां हैं, ये मानते हैं कि इनमें कुछ परंपराएं मिलती हैं। तो उन परंपराओं के मिलने के आधार पर ये खोंड और खोखरों के साथ राजपूतों को संबंधित करते हैं, उनको जोड़कर दिखाते हैं। इसके अलावा चलें कर्नल जेम्स टॉड, तो मैंने अभी आपसे कहा कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि शक, हूण, कुषाण जैसी विदेशी जातियों के वंशज हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि शक, हूण, कुषाण विदेशी थे, हमलावर के रूप में भारत में आए, भारत में आकर यहीं रच बस गए, भारतीय धर्म संस्कृति को अपना लिया। और हमारे जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने, चूंकि उस जमाने में प्राचीन काल में 4 वर्ण चलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम केवल पढ़ना पढ़ाना है, क्षत्रिय का काम राज्य करना है,
ठीक है, वैश्य काम व्यापार करना है, शूद्र का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना है। तो चूंकि सत्ता उनके हाथ में थी, शकहुण कुषाणों के हाथ में थी, वो शासक थे उस दौर में, तो माना जाता है कि भारतीय धर्म संस्कृति को अपना लिया, रच बस गए। तो यहां भारतीय ब्राह्मणों ने क्या किया, उनको अग्निकुंड के जरिए, शुद्धिकरण के जरिए उनको भारतीय हिंदू धर्म में सम्मिलित करके उनको क्षत्रिय वर्ग में जगह दे दी, और इस प्रकार माना जाता है ये आगे चलकर इनके वंशज राजपूत कहलाए। ऐसा कहने का इनका एक तर्क है, शकहुण कुषाणों में और राजपूतों में इन्होंने कुछ रीति रिवाजों की चर्चा की है, जैसे सती प्रथा होना, अश्व पूजा, शस्त्र पूजा, ठीक है, सूर्य पूजा, इस प्रकार की कुछ जो है रीति रिवाज ये शकहुण कुषाणों में भी मिलते हैं। इनके आधार पर कर्नल जेम्स टॉड का यह मानना है कि शकहुण कुषाणों में ये रिवाज थे और राजपूतों में ये जो परंपराएं हैं ये यहीं से आई है, जबकि भारतीय इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं। इस तरह की परंपराएं हमारे प्राचीन भारत में भी देखने को मिल जाती हैं। खैर, तो कर्नल जेम्स टॉड का खुद को तो मानना है कि राजपूत विदेशी हैं, और विदेशी में है कौन, शकहुण कुषाण है। ठीक है, अगला देखें, एक और मत आता है अपना कनिंघम। कनिंघम जो है, इन्होंने राजपूतों को कुषाण जाति से संबंधित माना है। ध्यान रखें, कुषाणों को यूची भी कहते हैं। पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी यही है, कुषाण नहीं दिया, यूची जाति मान लिया। सवाल पूछा गया कि निम्न में से वो कौन इतिहासकार है जिसने राजपूतों को यूची जाति से उत्पन्न माना है, तो यूची कुषाणों को ही हम बोलते हैं। तो इसका जवाब होगा इतिहासकार कनिंघम। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इन्होंने असल में एक ताम्रपत्र के आधार पर यह बात कही है। यह ताम्रपत्र आपको ध्यान होना चाहिए। कनिंघम ने यह मत दिया है 978 ईस्वी के ताम्रपत्र, ब्रोच गुर्जर नाम का एक ताम्रपत्र हमको मिला है। इस ताम्रपत्र में इस बात का वर्णन है। इस प्रकार आप देखें, कनिंघम ने जो अपना मत दिया है इस ताम्रपत्र के आधार पर दिया है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। बात करते हैं एक और, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। ये राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। ठीक है, इनका मत है। इसी प्रकार कैनेडी जो है, इनका मानना है कि राजपूत ईरानी, ईरान को पहले हम फारस बोलते थे, पहले मध्यकाल में ईरान को फारस बोलते थे। ठीक है, और अंग्रेज लोग बाग फारस को पर्शिया बोलते थे, फारस को पर्शिया बोलते थे, और पर्शिया के रहने वाले इसलिए पर्शियन। तो कैनेडी कहता है राजपूत ईरानी है, यानी पर्शियन है, इनकी अलग मान्यता है। इसी प्रकार ईश्वरी प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये भी राजपूतों को विदेशी उत्पन्न मानता है। बड़ा सीधा प्रश्न आ जाता है कई बार, कौन कौन इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मानते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए सारे मत। एक और हैं जो इनको विदेशी मानते हैं, विलियम क्रुक। विलियम क्रुक भी इन राजपूतों को शकहुण कुषाणों की संतान मानते हैं, ये भी इनको विदेशी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि शकहुण कुषाण विदेशी थे। ठीक है, इसके अलावा देखें तो दशरथ शर्मा और विशुद्धानंद पाठक, दो बड़े इतिहासकार और भी हैं। ये मानते हैं कि राजपूत विभिन्न जातियों का मिश्रण है। ठीक है, तो जो आपसे मत पूछा जाए, जिस इतिहासकार का नाम लेकर पूछा जाए, आप उसी के अनुसार उसका जवाब देंगे। एक और इतिहासकार है बी.डी. चट्टोपाध्याय। इनका मानना है कि राजपूत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज है। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे तो यहां पर अलग अलग मत हैं। ये 12 मत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान होने चाहिए। एग्जाम के अंदर आपसे इतिहासकार का नाम देकर मत पूछा जा सकता है। तो आज की डेट में अगर देखें तो बहुत सारे जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हमको मिलते हैं, उनके अनुसार आज के डेट में जो टोटल राजपूत कुल माने जाते हैं वो माने जाते हैं 36। ठीक है, इस प्रकार देखें तो 36 कुल यहां पे हमारे मिलते हैं आज की डेट में राजपूतों के। और अब हम यहां पर राजपूतों की उत्पत्ति सिद्धांत के बाद एक एक राजपूत वंश को लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया राजपूत उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम एक एक राजपूत वंश को लेंगे। सबसे पहला राजवंश जो मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊंगा वो होगा गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत में जो सबसे मजबूत शक्ति के रूप में उभरे थे वो थे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, जिन्होंने लगभग 400 साल तक विदेशी अरब आक्रांताओं से भारत की सुरक्षा करने में कामयाबी हासिल की। ठीक है, तो यहां पर हमने अब तक बात की है आज जनपद काल की। जनपद काल के बाद हमने बात की यहां पे मौर्य काल की, गुप्त काल, हर्षवर्धन, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत की हमने यहां पे चर्चा करी। उम्मीद है आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, और एक चीज मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आप लोगों में बहुत सारी एक शिकायत कह लीजिए, मैं आपसे शिकायत करना चाह रहा हूं। ये आप लोग वीडियो को शायद ढंग से नहीं देख रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते। आप मुझे पर्सनली जब व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उस क्वेश्चन को पूछते हैं जिसको मैं बहुत अच्छे से पूरा डिटेल यहां समझा चुका हूं। तो कृपया करके आप पूरे वीडियो को देखें, अच्छे से देखें,
एक एक चीज को समझें। वो चीज आपको यहां आसानी के साथ मिल जाएगी, कोई चीज उससे बाहर नहीं है। बहुत गहराई से मैं एक एक चीज को समझा रहा हूं, आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज को सुनेंगे, शब्द को, तो आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।